single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं अबाउट सम नेचुरल क्लाइमेटीज के बारे में। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो रिलेट करते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में जो कि नेचुरल क्लाइमेटी के बारे में हैं और उनसे रिलेट करते हैं। सो क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंड द फर्स्ट वर्ड इज नेचुरल क्लाइमेटी, मतलब जिसका मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उन्हें नेचुरल क्लाइमेटी भी कहा जाता है या फिर आप नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं। उसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं आपने कई बार सुना होगा, काफी ऐसे होते हैं जो मिसहैपनिंग होती है हमारे अर्थ पर, उसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे आप जानते हैं सुनामी, बचपन से आप पढ़े हैं सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, कुछ इस तरह से ऐसे करके अर्थक्वेक, ऐसे जब चीजें होती हैं तो उन्हें नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड आज कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एंड फर्स्ट वर्ड इज एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। अब महामारी क्या होता है? महामारी मतलब इट अफेक्ट अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। मतलब यह अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या को अफेक्ट करता है और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है एपिडेमिक, मतलब महामारी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या को जो कि बिलोंग करते हैं एक कम्युनिटी को, एक पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में रहने वाली संख्या को, या फिर एक रीजन को। लेकिन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज। इसका एग्जांपल है कि कोरोना वायरस वाज अ डेंजरस एपिडेमिक डिसीज। मतलब कोरोना वायरस एक महामारी की बीमारी थी जो कि काफ़ी खतरनाक थी। तो यहाँ पे यूज़ किया गया एपिडेमिक वर्ड का, और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इज पेंडेमिक। ऊपर आपने देखा एपिडेमिक, उसमें यह था कि वहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ पीपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या को अफेक्ट करता है जो कि एक कम्युनिटी, पॉपुलेशन या फिर रीजन को बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि इट इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट। मतलब उसमें यह अंतर था, डिफरेंस यह है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या को अफेक्ट करता है, लेकिन इसमें यह डिफरेंस है कि ये भी अफेक्ट करता है लेकिन अदर कंट्रीज या फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट को, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक रीजन को, इस तरह से। तो ये डिफरेंस है। तो अदर कॉन्टिनेंट, कंट्रीज या फिर मल्टीपल कंट्रीज को जब अफेक्ट करता है तो उसे कहते हैं हम पेंडेमिक, इस तरह से। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एंड लेकिन कोरोना वायरस आपका पेंडेमिक भी था और एपिडेमिक भी था। कैसे? एपिडेमिक इस तरह से था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या को अफेक्ट किया उसने, लेकिन पेंडेमिक इस तरह से था कि अदर कंट्रीज, अदर कॉन्टिनेंट्स या फिर अदर कंट्रीज को भी अफेक्ट किया, वहाँ के लोगों को भी अफेक्ट किया। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ करंटली अफेक्टेड मोर देन 200 कंट्रीज। मतलब 200 से ज़्यादा कंट्री को भी अफेक्ट कर चुका है वायरस पेंडेमिक। तो ये पेंडेमिक भी है और एपिडेमिक भी है, लेकिन दोनों का मतलब महामारी होता है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा, और ये था इसका डिफरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कॉन्टीजियस डिसीज। कॉन्टीजियस डिसीज मतलब होता है संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो फैलने वाले रोग होते हैं, जो टच करने पर या फिर मान लिया ज़्यादा लोगों की संख्या है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे एक दूसरे को अफेक्ट कर सकता है वो, तो इसे कॉन्टीजियस डिसीज कहा जाता है, मतलब संक्रामक रोग। ये भी एक महामारी है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रकृति में लोगों को अफेक्ट करता है, नुकसान पहुँचाता है, आपदाएं ही हैं एक हिसाब से। तो इन्हें भी इस तरह से यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। और हो गया कि कॉन्टीजियस डिसीज मतलब हो गया संक्रामक या फिर फैलने वाले रोग। इस तरह से एक रोग है, एक डिसीज है जिसे कहा जाता है इबोला। मतलब इबोला इज अ कॉन्टीजियस डिसीज। तो कॉन्टीजियस डिसीज मतलब होता है संक्रामक रोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज फ्लड। आप जानते हैं ये फ्लड मतलब होता है बाढ़। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका कि फ्लड टूक प्लेस इन द विलेज, मतलब गांव में बाढ़ आ गई।
तो कोई भी चीज़ जब होता है, मान लिया कहीं आग लग गई या फिर ये होता है, तो वहाँ पे टेक प्लेस यूज किया जाता है। टेक प्लेस का सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड रूप होता है टूक, तो यहाँ पे हो जाएगा टूक प्लेस। और कोई भी चीज़ मान लिया आग लगी तो द फायर टूक प्लेस, फ्लड बाढ़ आ गया तो फ्लड टूक प्लेस इन द विलेज, ऐसे करके इसका यूज करेंगे आप। और ये टूक प्लेस के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विलेज आफ्टर विलेज वॉश्ड अवे, मतलब गांव के गांव बह गए। तो जब भी इस तरह से बोला जाता है कि गांव के गांव बह गए, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप विलेज आफ्टर विलेज वॉश्ड अवे। वॉश अवे मतलब होता है बह जाना। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो वहाँ पे वॉश अवे का यूज किया जाता है, और यहाँ पे वॉश्ड अवे मीन्स हो गया बह गए, मतलब विलेज आफ्टर विलेज वॉश्ड अवे, गांव के गांव बह गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्पेट। स्पेट मतलब होता है बाढ़ आना। किसी भी चीज का बाढ़ आना जब यूज किया जाता है तो वहां पे स्पेट वर्ड का यूज किया जाता है। और इसका एग्जांपल है कि मार्केट इज स्पेटेड विथ मैंगोज, मतलब मार्केट में ये कह सकते हैं कि हिसाब से कि आम की बाढ़ आ गई, इस तरह से। तो मतलब कोई भी चीज हो सकता है यहाँ पर, जरूरी नहीं सिर्फ पानी या फिर बाढ़ आना, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाना कहीं पर, वहां पे स्पेट वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि मार्केट इज स्पेटेड विथ मैंगोज, मतलब मार्केट में आम की बाढ़ लग गई है, कुछ इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रे कैटल, मतलब घुमंतु जानवर। जो जानवर होते हैं मान लिया बाढ़ में बह जाते हैं, जो नॉर्मली गांव में होते हैं और घूम रहे होते हैं, उन्हें घुमंतु जानवर कहते हैं। और इसका इंग्लिश होता है कि स्ट्रे कैटल। स्ट्रे कैटल मीन्स घुमंतु जानवर। इसका एग्जाम्पल हुआ कि फ्लड हार्म्ड मेनी स्ट्रे कैटल्स, मतलब बाढ़ ने कई घुमंतु जानवर को हार्म किया, नुकसान पहुंचाया। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना। ड्रॉन मतलब ये होता है डूबना, लेकिन डिफरेंस यह है कि ये नॉन लिविंग होता है और ये लिविंग होता है। तो मान लिया लिविंग बीइंग कोई डूब रहा है तो वहां पे ड्रॉन वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग होता है तो वहां पर सिंक वर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका यूज किया जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मीनिंग इस तरह से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रेकआउट या फिर स्प्रेड, मतलब फैल जाना। जब कोई बीमारी फैल जाती है तो वहाँ पे जैसे आप यूज किया जाता है ब्रेकआउट, इस तरह से। तो आप एग्जाम्पल इसका हो गया कि वायरस ब्रोक आउट इन द कंट्री, मतलब देश में वायरस फैल गया, कुछ इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। और स्प्रेड मतलब भी सेम मीनिंग होता है, लेकिन आप ब्रेकआउट भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस में आप इसका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पे बोला जाता है ड्रॉट, ये वर्ड का यूज किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फैमिन। फैमिन मतलब होता है अकाल, अकाल पड़ जाना, इस तरह से। तो कहीं पे मान लिया इस तरह से अकाल पड़ जाता है तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है फैमिन। क्या वर्ड यूज किया जाता है? फैमिन, इस तरह से। नेक्स्ट इज स्टार्वेशन। स्टार्वेशन में होता है भूखमरी। मान लिया कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया किसी कंट्री को और वहाँ के फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, तो लोगों में खाने की कमी इस तरह से होने के बाद वहाँ पे स्टार्वेशन आ जाता है, स्टार्वेशन हो जाता है। तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज किया जाता है भूखमरी के टाइम। मान लिया भूखमरी वहाँ पे वर्ड है तो वहाँ पे यूज करेंगे आप स्टार्वेशन। कौन सा वर्ड? स्टार्वेशन। लेकिन स्टार्वेशन को कैसे आप यूज कर सकते हैं? जैसे मान लिया कोई अगर भूख से मर जाता है तो वहाँ पे बोला जाता है ही गॉट डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि स्टार्व मतलब होता है भूख से मरना। जब कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो उस वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है स्टार्व। नेक्स्ट इज स्टार्विंग। एक वर्ड है तो वहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं स्टार्व को कि स्टार्विंग मतलब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जब इस तरह से बोला जाता है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो वहाँ पे लोग बोलते हैं इस तरह से कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वहाँ पे बोल सकते हैं स्टार्विंग। क्या बोल सकते हैं आप? स्टार्विंग। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि इसका मतलब हो कि आप भूख से मरने वाले हैं या फिर मर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसका मतलब इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगना जब होता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं कि स्टार्विंग, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। काफ़ी बार आपको बोला भी जाता है कि न्यूट्रिशन खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, इस तरह से। तो न्यूट्रिशियस वर्ड आता है न्यूट्रिशन से, जिसका मतलब होता है पोषण, लेकिन इसी का अपोजिट होता है माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण। जब कहीं पे मान लिया किसी कंट्री में कुछ ऐसे प्लेसेज होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन को खाना अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता है बच्चों को, मान लिया बिगिनिंग से ही, तो उन्हें माल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ता है या फिर हो जाते हैं।
तो माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, न्यूट्रिशन में से होता है पोषण। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज रिड्यूस टू स्केलेटन, मतलब सूख के हड्डी हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि मान लिया कोई व्यक्ति सूख के हड्डी हो गया, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ही वाज, इस तरह से कि ही वाज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। क्या बोलेंगे? वाज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, मतलब ऐसे बिल्डिंग जो होती हैं जो मतलब आसमान छू रहे होते हैं। कहते हैं कि इतना ज़्यादा ऊंचा है कि ये आसमान छूता है, हालांकि वाकई में टच नहीं करता, लेकिन इस तरह से बोला जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो उन्हें बोला जाता है कि स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज नेचर डज नथिंग इन वेन, मतलब प्रकृति कभी बुरा नहीं करती। मान लिया कोई आपदा आता है, कोई डिजास्टर कभी होता है कहीं पर, तो उसका एक रीजन होता है, शायद प्रकृति का या फिर नेचर का वे होता है इसे बैलेंस आउट करना, कुछ इस तरह से। तो मान लिया उनका वे होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे एक सेंटेंस है जो यूज किया जा रहा है कि नेचर डज नथिंग इन वेन, मतलब प्रकृति कभी बुरा नहीं करती। तो काफ़ी यूनिक सेंटेंस है भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड, मतलब भगवान के तरीके या फिर कह सकते हैं रास्ते रहस्यात्मक होते हैं। तो मान लिया कोई चीज़ कभी होता है लेकिन उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ लोग पता नहीं कर पाते, इस तरह से। तो इस सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पर कि मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इफिजी मतलब होता है पुतला, लेकिन पपेट मतलब होता है कठपुतली। तो ये भी वर्ड है यहाँ पर, एंड यहाँ पे यूज किया जा रहा है इस तरह से कि वी आर द पपेट इन द हैंड ऑफ गॉड, इन द हैंड्स ऑफ गॉड, मतलब भगवान के हाथों में हम एक कठपुतली के समान हैं और कुछ भी किसी को चेंज कर सकते हैं तुरंत ही, इस तरह से। तो मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं एवरीथिंग, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कुछ होता है तो वहाँ पे इस तरह से बोला जा सकता है कि नेचर डज नथिंग इन वेन, मतलब प्रकृति कभी बुरा नहीं करती, या फिर कह सकते हैं कि वो उनका वे होता है किसी चीज़ों को बैलेंस आउट करने का। तो ये थे कुछ सेंटेंस, बहुत छोटा था शॉर्ट वीडियो था आज का, कि कैसे आप नेचुरल डिजास्टर या फिर नेचुरल क्लाइमेटी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज एंड वर्ड्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये थे कुछ सेंटेंसेज एंड वर्ड्स, एंड इसमें से कुछ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको यूजफुल लगा हो, और इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एंड आज का हमारा टॉपिक था अबाउट सम नेचुरल क्लाइमेटी, मतलब कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में या फिर उनसे रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में। तो सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुछ सेकंड का पॉज, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिस वन। ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा शब्द है यहाँ पर, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड ये हो गया माल न्यूट्रिशन। स्टार्विंग का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टार्विंग ऐसे करके। बढ़ते हैं लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
एंड यहाँ पर और यहाँ पर फिनिश होता है इसका क्लास। तो आज का क्लास था अबाउट सम नेचुरल क्लाइमेटी, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो नेचुरल डिजास्टर या फिर क्लाइमेटी से रिलेट करते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.